सिविल सोसाइटी राज्य और परिवार से और व्यक्ति से इतर एक और संस्थान है। एक व्यक्ति के जीवन में जो भूमिका उसका परिवार निभाता है और जो उसका राज्य के साथ संबंध राज्य निभाता है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत ज़्यादा वैविध्यता होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। फैमिली में लोगों के बीच में खून के रिश्ते होते हैं, बहुत गहरा लगाव होता है। और स्टेट और सिटीजन का रिश्ता भी एक एलिगेंस का रिश्ता होता है, जहां आपकी 100% कमिटमेंट प्राप्त करने की कोशिश स्टेट करता है। हालांकि इसको रेगुलेट करता है राइट एंड ड्यूटी, अधिकार और कर्तव्य। मतलब राज्य को तभी लोगों का 100% कमिटमेंट मिलती है जब वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और फिर लोग अपने अधिकारों की पालना करते हैं। पर कहने का अर्थ ये है कि सिटीज़न और स्टेट का जो रिश्ता है वो सिविल सोसाइटी के जो मेंबरान होते हैं उनके रिश्ते से अलग है, डिफरेंट है। स्टेट और सिटीज़न के बीच में कई बार कोअर्जन, ड्यूटी, कंपल्शन और इस तरह की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। परंतु जो सिविल सोसाइटी होती है वहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हम देखें तो उसमें सोशल नॉर्म्स, आपकी पर्सनल विलिंगनेस, वॉलंटरी नेचर और आपके पर्सनल लाइफ के एम्बिशन, आपकी डिज़ायर, आपकी आइडियोलॉजीज़, वो आपको पुश करती है। हालांकि फिर भी स्टेट और सिविल सोसाइटी में फ़र्क करना इतना आसान नहीं, फैमिली में फ़र्क करना इतना आसान नहीं, फिर भी समझने के लिए हमें फ़र्क करना पड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट स्फेयर है जो कि जिसमें कि दबाव समूह, एनजीओज़, ये सब मिलकर उनके माध्यम से लोग राज्य पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं या राज्य को प्रभावित करते हैं या परिवार पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। ये इंटरेक्शन शुरू होती है। बहुत से विद्वान एलेक्सिस डी टॉकविले से प्रेरणा लेकर के सिविल सोसाइटी में जो दबाव समूह होते हैं, जो एनजीओज़ होती है, जो ग्रुप्स होते हैं, उसको डेमोक्रेसी के लिए प्रथम सीढ़ी मानते हैं, डेमोक्रेसी का आधार मानते हैं, जो एलेक्सिस डी टॉकविले ने डेमोक्रेसी इन अमेरिका पे लिखा। परंतु अब रिसेंटली ये भी स्टडी पाई गई है कि ज़रूरी नहीं है कि सिविल सोसाइटी जो ग्रुप होते हैं वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन ही करे, कई बार वो डेमोक्रेसी के खिलाफ भी आ सकते हैं। जैसे एक विद्वान ने नाजी इज़म के राइज में जो उस समय की जर्मन सोसाइटी में जो सिविल सोसाइटी ग्रुप खड़े हुए थे उनको जिम्मेदार पाया। तो ये पाया कई बार आपके सिविल सोसाइटी ग्रुप डेमोक्रेसी को डिपेंड करने के बजाय डेमोक्रेसी को हैम्पर भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल मेरे दिमाग में और आ रहा है, जैसे थाईलैंड का। थाईलैंड में जब डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होने की बात आई तो मिलिट्री जुंटा ने इंटरवीन किया, पर उसको इंटरवीन करने में वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है जिसकी नज़रों में आर्मी और राजा की एक विशेष रुतबा है, उसके लिए वो काम करती है, वो इस एंटी डेमोक्रेटिक फोर्स को मजबूत करती है। इसी तरह से श्रीलंका में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनकी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो श्रीलंका की डेमोक्रेसी को रोकती है। कई बार जब तमिलों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो वो उसको रोकती हैं। भारत में आ जाएं, जो भारत में जो हिंदुत्व की जो आरएसएस जैसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी विंग्स हैं, ये अपने देवबंद जैसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये देवबंदी और दूसरे बरेलवी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जमात इस्लामी है, ये
डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती हैं या वीकन करती है, सोचने वाली बात है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन केवल डेमोक्रेसी के फेवर में काम करे या उसके डिसफेवर में काम करे, ये दोनों तरफ चल सकती है। मतलब कहने का अर्थ ये है, कोई आरएसएस को भारत की डेमोक्रेसी को डीपन करने के एंगल से देख सकता है, और कोई जमाते इस्लामी को भारत में माइनॉरिटी राइट्स की लड़ाई के रूप में देख सकता है। कोई इसको बरखिलाफ देख सकता है कि मॉडर्न सेकुलर आइडेंटिटी पैदा होने में दी दोनों आइडियोलॉजी दिक्कत कर रही है। तो बोलने का अर्थ है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाती है, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठे करती है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये डेमोक्रेसी को फ़ायदा ही देगी, ये कई बार डेमोक्रेसी के बरखिलाफ भी जा सकती है। मतलब सारांश ये है। अच्छा, इसीलिए कई बार इसे थर्ड सेक्टर भी कहते हैं कि एक है गवर्नमेंट सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर, और थर्ड है सिविल सोसाइटी स्ट्रक्चर। सिविल सोसाइटी जो है समाज में काम कैसे करती है, तो एक इसमें एडवोकेसी ग्रुप होता है, जो कि मतलब कुछ सिविल सोसाइटी एडवोकेसी ग्रुप की तरह काम करती है, किसी मुद्दे को उठाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अन्ना हजारे ने करप्शन के खिलाफ एक मुद्दा उठाया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लोकपाल बिल की लड़ाई लगी, ओके, एडवोकेसी। जैसे मान लीजिए कोई वीमेन के खिलाफ अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, कोई पर्यावरण के मुद्दे को उठाता है, तो उस तरह से समाज में आंदोलन करके, रैलियां करके, केसेस करके, मीडिया में वार्ता करके समाज की सोच को चेंज करने की बात करता है। ठीक है, ये फिर आया कम्युनिटी सर्विस, एक और तरीका है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन काम करने का। स्कूल खोल दिए, गरीबों को आर्थिक मदद दे दी, पशुओं की देखभाल कर दी, मतलब इस तरह के कार्य करके भी, चैरिटी हॉस्पिटल खोल दिए। तो इस तरह के कार्यों से भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो उनका विज़न होता है उसको इम्प्लीमेंट करती है। फिर है सोशल मूवमेंट्स। ये कहीं ना कहीं एडवोकेसी ग्रुप चलो उतना ज़्यादा मतलब फील्ड पे कम उतरते हैं, पर ये सोशल मूवमेंट्स जो हैं, जैसे हमारी चिपको आंदोलन था, या दलित आंदोलन हुआ, या महिला आंदोलन हुआ, वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़, चाहे वो एडवोकेसी हो, धरना हो, कम्युनिटी सर्विस हो, सामाजिक सेवा हो, उनके माध्यम से इकट्ठे होकर के समाज की सोच में ही एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, ताकि समाज की सोच बदले और समाज जिस रूढ़ी में फंस चुका है, जिस समस्या में फंस चुका है, उसको छोड़ करके एक नया एंगल अडॉप्ट करे। समझा? ये काम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। और इसकी कुछ विशेषताएं, कैसे हम इसको स्टेट से अलग कर सकते हैं या फैमिली से अलग कर सकते हैं। एक तो ये वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है। मुझे अच्छा लगा, मैं पर्यावरण के लिए लड़ रहा हूँ, कोई दूर कोई आदमी है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, पर उसको पर्यावरण के लिए अच्छा लग रहा है, हम मिल करके एक एनजीओ बना करके या एक संस्था बना करके पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। मतलब इसमें कोई हमारा ख़ानदानी रिश्ता नहीं, या हम नागरिक नहीं तो हमें करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती हम पे फोर्स किया गया है, तो वो नहीं है। मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में कर्तव्य के नाम पे इम्पोज नहीं किया जाता, कर्तव्य लोग अपने मन से लेते हैं, जबकि राज्य आप पे कर्तव्य थोप भी सकता है। दूसरा, ये स्वायत्त होते हैं, ये किसी परिवार के दबाव से और किसी राज्य के दबाव से स्वायत्त रहने का प्रयास करते हैं। अगर ये स्वायत्त नहीं होंगे तो फिर ये अपना महत्व खो देंगे। तभी आपने देखा होगा कि जो ये आरएसएस जैसी संस्थाएं हैं, इनके जो मेंबरान हैं उनको सरकार से दूर रखने की कोशिश की जाती है, या और भी कई इस तरह के जो मतलब सिविल सोसाइटी ग्रुप होते हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट में शामिल नहीं होना चाहते। पब्लिक इंटरेस्ट सबसे बड़ी बात है। सिविल सोसाइटी का सबसे बड़ा जो गुण है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बात करेंगे, चाहे वो पर्यावरण की रक्षा की बात करेंगे, चाहे वो लड़की के अधिकारों की बात करेंगे, चाहे वे शिक्षा की भलाई की बात करेंगे,
चाहे वो गरीबी उन्मूलन की बात करेंगे, उसमें कहीं न कहीं समाज का हित छिपा होगा। चाहे वो प्राकृतिक बीजों की, ऑर्गेनिक खेती की बात करेंगे, उसमें कहीं न कहीं समाज का हित छिपा होगा, तभी वो सिविल सोसाइटी है। फिर सिविल सोसाइटी में कोई एक ग्रुप नहीं होता, कोई कल्चरल ग्रुप होगा, कोई कास्ट बेस्ड ग्रुप होगा, कोई रिलीजियस ग्रुप होगा, कोई हॉबिस्ट ग्रुप होगा। इन सब के वैविध्य से और इन डाइवर्सिटी के इंटरेक्शन से जो है सिविल सोसाइटी प्रॉस्परस होती है और समाज को और स्टेट को एक नई जान देती है और परिवारों को भी समृद्ध बनाती है, उनमें भी नए विजन्स भरती है। ऐसा नहीं है कि सिविल सोसाइटी का असर फैमिली की वर्किंग पे नहीं पड़ता या सिविल सोसाइटी का असर राज्य के चिंतन पे नहीं पड़ता, सिविल सोसाइटी का असर समाज की चेतना को नहीं बदलता, बदलता है। रादर हम कह सकते हैं सिविल सोसाइटी वो स्पेस है जहाँ समाज की एक नई चेतना पैदा होती है स्वतंत्रता और वैविध्य के कारण। और कई लोग ये मानते हैं कि सिविल सोसाइटी से समाज में सोशल कैपिटल पैदा होती है, सामाजिक पूंजी खड़ी होती है, लोगों में विश्वास बढ़ता है और उनका सहयोग बढ़ने से समाज बड़े से बड़े चैलेंज को पूरा कर लेता है। और सिविल सोसाइटी नागरिकों को पार्टिसिपेट करने के लिए जगह देती है, क्योंकि हर कोई तो अधिकारी बन नहीं सकता, हर कोई नेता नहीं है, पर सिविल सोसाइटी के माध्यम से वो अपने परिवार से बाहर जा कर के समाज एज अ होल, राज्य एज अ बड़े यूनिट के अंदर काम कर सकता है, उसको समृद्ध करने के लिए योगदान दे सकता है। फिर सिविल सोसाइटी स्टेट की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी कंट्रीब्यूशन करती है, क्योंकि उन्हें कि अपने विशेष फील्ड का नॉलेज होता है, तो वो कई बार स्टेट उनकी हेल्प लेता है अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, नीति निर्धारण के लिए। सिविल सोसाइटी कई बार सर्विस देती है, जैसे कि में कुछ संस्थाएं खड़ी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे फॉर एग्जांपल भारत में सुलभ इंटरनेशनल, बिंदेश्वर पाठक जो है, उसमें पूरे भारत में उन्होंने शौचालय कर्मियों की एक संस्था बना ली है और साफ स्वच्छ शौचालय प्रदान करने के लिए कार्य करती है। अब मैं थोड़ा सा इसके इतिहास में वेस्ट में जाऊं तो अरस्तु ने सिविल सोसाइटी की जो जन कल्याण की जो स्पिरिट है, इसको यूदेमोनिया कहा था। यूदेमोनिया, कॉमन गुड। क्यों जीते हैं लोग ग्रुप में? क्योंकि हम समाज का भला चाहते हैं। मिडिएबल पीरियड में इसको रिपब्लिक कहा गया, हम अपने रिपब्लिक के लिए जी रहे हैं जो सबकी भलाई के लिए काम करेगा। और मॉडर्न टाइम में अरस्तु के वर्क की जो डेफिनेशन निकाली एक इटालियन विद्वान ने, वो निकली सिविल सोसाइटी, इस यूदेमोनिया की। तो इस वहाँ से ये शब्द यूदेमोनिया जो है सिविल सोसाइटी बना। सिविल सोसाइटी जो समस्त समाज की भलाई के लिए नागरिक के रूप में सोचती है। जब नागरिक सोचता है तो वो स्वार्थी नहीं हो सकता, वो सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करता है। और थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं लेटेस्ट। एक्चुअली जब कोल्ड वॉर का जब अंत हो रहा था, तो जो वार्सा पैक्ट के जो देश थे, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, यहाँ पर से कम्युनिज्म के पांव उखड़ रहे थे और इनके पांव उखड़ने में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने बड़ा काम किया। इसमें विशेषकर एक विद्वान वैक्लाव हेवल जो कि मेरे ख्याल से चेकोस्लोवाकिया में थे, उन्होंने सिविल सोसाइटी को यूज़ करके कम्युनिस्ट राज के खिलाफ आवाज़ उठाई। और सबसे फेमस इसमें पोलैंड में जो सॉलिडेरिटी यूनियन बनी थी पोलैंड में, और उस सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियन ने जिस तरह से ना केवल मजदूरों के लिए बल्कि पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए जो आवाज़ उठाई, उसने बहुत बड़ा ईस्टर्न यूरोप से कम्युनिज्म के पांव उखाड़ने में योगदान दिया था। तो तब ये पाया गया कि सिविल सोसाइटी जो है वो बेसिकली डेमोक्रेसी को हेल्प करती है और राज्य की तानाशाही से डेमोक्रेसी की या लोगों के फ्रीडम की रक्षा करती है। और इस सॉलिडेरिटी मूवमेंट के जो लीडर थे वो थे लेच वेल्सला, जो कि बाद में पोलैंड के पहले गैर कम्युनिस्ट राष्ट्रपति भी बने मेरे ख्याल से। तो सारांश ये है कि सिविल सोसाइटी एक ऐसा स्फेयर है जहां आप अपनी फैमिली से,
बाहर निकलते हैं, उसके खून के रिश्तों के बंधनों से बाहर आते हैं और दूसरे लोगों से जो शायद आपसे खून से ना जुड़े हों, आपके अपने सगे संबंधी ना हों, पर उनसे आपके वैचारिक पर्यावरण मुद्दे पर, नारियों के अधिकार के मुद्दे पर, गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, समाज सुधार के मुद्दे पर आपके विचार मिलते हैं, तो आप मिलकर के कार्य करते हैं और अपनी एक चिंतन को बिल्ड करते हैं। और वहाँ कार्य करने के तरीके आपके किसी मुद्दे के लिए लड़ना, समाज सेवा करना, आंदोलन करना, ये हो सकते हैं। और इसका परिणाम ये पड़ता है कि समाज में नई चेतना पैदा होती है और उस चेतना से न केवल सिर्फ सोसाइटी ग्रुप बल्कि समाज पूरा प्रभावित होता है और फिर राज्य के नीति निर्माण पर भी इसका असर पड़ता है और साथ साथ ये फैमिली की चिंतन को भी बदलने में भूमिका निभाता है, ऐसी बात नहीं। पर ये सोचना कि सिविल सोसाइटी की जो एक्टिविटीज़ हैं या उसकी जो इंटरेक्शंस हैं वो डेमोक्रेसी को ही बढ़ाती हैं, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसके कई ऐतिहासिक प्रमाण मिले कि कई बार ये पॉजिटिव जाता है तो कई बार ये नेगेटिव जाता है और मुझे लगता है वो डिपेंड करता है ओवरऑल स्टेट की का स्ट्रक्चर कैसा है, वो डेमोक्रेटिक है कि अनडेमोक्रेटिक है। अगर अनडेमोक्रेटिक है तो टूट रहा है तो फिर लेच वेल्सला जैसे लोग आएंगे और सिविल सोसाइटी के माध्यम से उसको तोड़ेंगे। पर अगर वो स्ट्रांग है तो वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो विद इन उसी तानाशाही वाले सिस्टम के अंदर काम करेगी क्योंकि वो ब्रॉडर लॉजिक के अंदर चली। बहुत बहुत धन्यवाद।